अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर का पार्ट ए, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। डेमोन्स्ट्रेटिव उसमें प्रोनाउंस में आ जाते हैं दिस, दैट, जो आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि जी ये चीज़ या वो चीज़। और रिफ्लेक्सिव में आ जाते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, यानी कि आप रिफ्लेक्ट करें, आप अपनी बात करें या किसी और की बात करें। सेल्फ उसमें अक्सर एंड पे, हमेशा एंड पे आता है। फिर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का हमें पता है कि क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, तो जो भी प्रोनाउंस हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, हु, विच की तरह की, वो हमारी हो जाती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पर 6 सेंटेंसेस हैं। पहला है हैंड मी दैट हैमर। दैट आ रहा है तो ये है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और नंबर टू पे हमारे पास है आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने अपने आप को देखा शीशे में। अच्छा, उससे ऊपर वाला जो पहला सेंटेंस है उसकी ट्रांसलेशन है मुझे वो हथौड़ी पकड़ाइए। अच्छा, आई सॉ माई सेल्फ का मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 3, हु इज देयर, वहां कौन है। हु का मतलब है इंट्रोगेटिव। फिर है नंबर 4 में हमारे पास है he himself will be our new friend, वो खुद हमारा नया दोस्त बनेगा। himself है तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगी। नंबर 5 पे है इज दिस योर टीचर्स बुक, क्या ये आपकी टीचर की किताब है। ये आ रहा है, दिस आ रहा है, इसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव। हालांकि ये क्वेश्चन है लेकिन प्रोनाउन ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव। नंबर 6 में वो कह रहे हैं विच इज योर पेन, कौन सा पेन आपका है। विच क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक हो गया, ये है आपका ग्रामर का पार्ट ए। अब ग्रामर का पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में हमें टॉपिक है, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, यानी कि जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस वर्ब्स होती हैं वो कभी-कभी एडजेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल हो जाती हैं, और वो पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो इस तौर पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि वो वर्ड्स जो किसी चीज की खामी या खूबी को बयान करें। कैसे? बोरिंग मूवी, इंटरेस्टिंग बुक, इस तरह के इंटरेस्टिंग, बोरिंग, ये अब जो वर्ब्स हैं इंटरेस्टिंग, टू टेक इंटरेस्ट और बोरिंग, ये वर्ब्स हैं लेकिन ये इस्तेमाल हो सकती हैं एडजेक्टिव्स के तौर पर भी। अब इसके 5 सेंटेंसेस हैं और उन्होंने उसके पार्ट्स ए और बी दिए हुए, उनको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है चूज अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स, यानी कि आपने जो सही वर्ब है उसको चूज करके ब्लैंक फिल करनी है। नंबर 1 पार्ट ए, द मूवी वॉज रियली ब्लैंक, इंटरेस्टेड या इंटरेस्टिंग। द मूवी वॉज रियली इंटरेस्टिंग, यानी कि फिल्म, मूवी बहुत दिलचस्प थी। इंटरेस्टिंग, ING वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। बी में है आई थॉट इट वाज अ गुड लेक्चर बट आई वाजंट वेरी ब्लैंक इन द टॉपिक, मुझे लगा कि लेक्चर अच्छा था लेकिन मैं उस मौजू पे इतना इंटरेस्टेड नहीं था। इंटरेस्टेड आएगा हमारा, फिल इन द, हमारा ब्लैंक में आएगा इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। ठीक हो गया। आगे है नंबर 2 में वो कह रहे हैं आवर टाउन इज सो ब्लैंक देयर इज नथिंग टू डू हियर। हमारा जो इलाका है, हमारा जो टाउन है, कस्बा है, वो इतना बोरिंग है कि यहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं है। सो ब्लैंक, बोरिंग, बोरिंग। और फिर दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे में वो कह रहे हैं आर यू ऑलरेडी ब्लैंक विद दैट गेम, क्या तुम अभी से ही इस गेम से, इस खेल से बोर हो गए हो।
तो यहाँ पर आएगा बोर्ड, BORED, बोर्ड। आगे नंबर 3 पार्ट ए, Have you heard her laugh? It's so blank. क्या तुमने उसको हंसते हुए सुना है? ये इतना annoyed का मतलब होता है, annoyed और annoying का मतलब होता है तंग करना, किसी चीज से जब आपको आप बहुत तंग हो जाए, यानी कि वो इतना बुरा है, तंग होते हैं इंसान उसको सुन के। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा annoying। और याद रखें कि ये हम एडजेक्टिव्स कर रहे हैं, कुछ वर्ब्स एडजेक्टिव्स के तौर पर भी यूज हो सकती हैं। नंबर 3 का पार्ट भी देखते हैं। आई एम रियली ब्लैंक विद वन ऑफ माई को वर्कर्स, यानी मैं अपने कॉलीग से, को वर्कर्स होते हैं कॉलीग्स जो जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वो कह रहे हैं मैं उनमें से एक से बहुत तंग आ गया हूँ। तो उसके लिए हम लिखेंगे अनोइड। अनोइड आ गया। अब नंबर 4 है, नंबर 4 में वो कह रहा है द सिटी वॉज ब्लैंक ड्यूरिंग द स्टॉर्म, के डैमेज या डैमेजिंग आएगा। डैमेज का मतलब होता है तबाह हो जाना, खराब हो जाना। तो जो शहर था वो तूफान के दौरान तबाही का शिकार हो गया। द सिटी वॉज डैमेज्ड कर देंगे। और पार्ट बी में है द इंफॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैमेजिंग टू हिज रेपुटेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन, जो मालूमात थी, जो वो उसके रेपुटेशन के लिए, उसके नाम के लिए काफी तबाहकुन साबित हुई। तो वो हम लिखेंगे डैमेजिंग। डैमेजिंग। फिर है नंबर 5, पार्ट ए में है दिस ट्रीटमेंट इज रियली ग्रेट, इट मेक्स मी फील सो ब्लैंक, कि ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत अच्छा है, इससे मैं बहुत ब्लैंक फील करता हूँ। रिलैक्स्ड या रिलैक्सिंग, आंसर है रिलैक्स्ड। पार्ट बी इसका देखते हैं। आई डोंट लाइक दैट मूवी, आई थॉट इट वाज सो ब्लैंक, मुझे वो फिल्म नहीं पसंद क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत ज्यादा ब्लैंक थी। किस तरह की थी? डिप्रेस्ड या डिप्रेसिंग? आंसर है डिप्रेसिंग। लें जी, ये आपका था पार्ट बी ग्रामर का। इसकी प्रैक्टिस करें, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी हम करेंगे इसका पार्ट सी। पार्ट सी में हमें स्टेटमेंट दी गई है, आइडेंटिफाई जेरेंट फ्रेजेस, इन्फिनिटिव फ्रेजेस एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, यानी कि हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसमें कुछ फ्रेजेस को अंडरलाइन किया हुआ है और हमने डिसाइड करना है कि इनमें से, हमने चूज करना है कि इनमें से जेरेंट फ्रेज कौन सी है, इन्फिनिटिव फ्रेज कौन सी है और प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सी है। अब जेरेंट्स, इन्फिनिटिव्स और प्रेपोजिशंस हम पहले कर चुके हैं। अगर नहीं याद तो मैं आपको थोड़ा सा एक इसमें हिंट दे दूं कि जेरेंट वो वर्ब्स होती हैं जिसके एंड पे हम आईएनजी लगा देते हैं। इन्फिनिटिव्स होती हैं जो टू से स्टार्ट होती हैं या किसी और हेल्पिंग वर्ब के बगैर शुरू होती हैं। प्रेपोजिशंस वो होते हैं जो किसी चीज की पोजीशन को बताएं कि वो ओवर, अंडर, अबव, ये सारे वर्ड्स प्रेपोजिशंस में आते हैं। अब जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस में क्या होता है? फ्रेजेस में हमें ये पता चलता है कि एक से ज्यादा अल्फाज के जरिए वो मैसेज फॉरवर्ड किया जाता है। एक से ज्यादा अल्फाज के जरिए हमें पता चलता है कि ये जेरेंट है या ये इन्फिनिटिव है या ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक हो गया। अब जो हमारा पहला सेंटेंस है, मैरी फेल ओवर द कैट, यानी कि मैरी बिल्ली के ऊपर गिर गई। तो ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि इसमें पोजीशन बताई जा रही है, ओवर का वर्ड आ रहा है। तो हम इसके लिए कर देंगे सी और मैं प्रेपोजिशनल के लिए पी ऐड कर रही हूँ कि आपसे सीक्वेंस ना खराब हो जाए। नंबर 2 में है द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, कि स्ट्राइकर्स जो हैं, स्ट्राइकर्स कौन है? जो हड़ताल कर रहे थे लोग, उन्होंने एक मीटिंग रखी डिस्कस करने के लिए कि जो उनके बॉसेस थे, जो उनके मैनेजर्स थे, उनसे अपने कंडीशन, शराइत डिस्कस कर सकें। टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये हमारा आएगा इन्फिनिटिव्स में, तो इसका आंसर है ए, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव। फिर है नंबर 3 में है
After learning the parts of speech, the class began studying punctuation. Sorry. And number 3 है after learning the parts of speech, the class began studying punctuation. यानी parts of speech पढ़ने के बाद class से punctuation पढ़ना शुरू किया. Learning the parts of speech इसका मतलब है ये gerund है. Gerund है हमारा part B. नंबर 4 में है will someone be here soon to open the door. To open the door क्या यहाँ पर जल्द ही कोई आ जाएगा दरवाजा खोलने के लिए. To open the door है ये infinitive phrase है यानी कि A. नंबर 5 Talha visited Turkey while studying the history of Turkish art. तलहा तुर्की गया जब वो टर्किश आर्ट यानी कि तुर्क आर्ट पढ़ रहा था. ऑफ टर्किश आर्ट है इसको हम करेंगे प्रेपोजिशन में, प्रेपोजिशनल फ्रेज सी. नंबर 6 है बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट यू शुड गेट सम गाइडेंस फ्रॉम योर बॉस. यानी प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करने से पहले अपने बॉस से कुछ गाइडेंस रहनुमाई ले लीजिए. Putting too much effort, putting आ रहा है तो इसका मतलब है gerund phrase है. Part B इसका आंसर होगा B, gerund. और नंबर 7 है Does the captain want us to lower the sails before we enter the harbor? क्या कैप्टन चाहता है कि हम सेल्स को नीचे कर दें हार्बर यानी बंदरगाह में पहुंचने से पहले. शिप की बात हो रही है. शिप के सेल्स होते हैं जो शिप्स या यार्ड्स के वो कपड़े बड़े बड़े लगे होते हैं उनको हम कहते हैं सेल्स. टू लोअर की बात आ रही है तो ये इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव है ए आई. ठीक हो गया. ये है आपके ग्रामर का पार्ट सी. इसकी प्रैक्टिस करें. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.